फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के जो भी करंट अफेयर्स आते हैं द हिंदू न्यूज़ के, उनको पढ़ते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे सबसे खास बात क्या है कि हम जो भी न्यूज़ चैनल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनके डेली हैंड रिटर्न्स नोट होते हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो वीडियो यूट्यूब पे 60 मिनट्स की है, 50 मिनट्स की है, 70 मिनट्स की है, वो सिर्फ 30 मिनट्स में या 20 से 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। 50% टाइम हम आपका रिड्यूस कर देते हैं विथ सिंपल एंड ईजी नोट्स। और अगर आप सारी जगह एनालिसिस कर लोगे तो भी आपको सिमिलर कंटेंट मिलेगा। आपको लगेगा हाँ यार अच्छा कंटेंट है, नाइस कंटेंट है और आपको एक बार में पसंद आ जाएगा। और ऊपर से ईजी कंटेंट है, आपको फटाफट मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं दिस इनिशिएटिव को। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको 1.25 पे करके देख सकते हैं। हम साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप उसमें जुड़ जाइए ताकि हम नेक्स्ट डे तक आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकें। आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट कीजिए और उससे हम तुरंत इंप्रूव करेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले आज की न्यूज़ मतलब डायरेक्ट नोट्स पे चलते हैं। उस पर मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। आज की न्यूज़ है सबसे पहले अभी क्या है, इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, उसके अंदर इजराइल ने क्या एक वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब का यूज़ किया है, ऐसा करके न्यूज़ है। तो अभी अपने लिए ये काम की नहीं है कि इजराइल और हमास की वॉर चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें अपने लिए काम की नहीं है। अपने लिए क्या काम की है, वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब का अगर नेम आया है न्यूज़ में तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। उसका रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, आरएएस या और भी जितने भी गवर्नमेंट पीसीएस एग्जाम से किसी में भी आ सकता है। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। हरियाणा पीसीएस, यूपी पीसीएस में भी आ सकता है, बिहार पीसीएस में। चलो, वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब क्या होता है? तो वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब एक मतलब एक वेपन होता है जिसके अंदर कैपेसिटी टू प्रोपगेट फायर इन एडिशन टू देयर एक्सप्लोजिव फोर्स। यानी अगर वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब अगर है तो उसका काम क्या है, वो दो चीज़ें एक साथ करता है। एक तो विध्वंस मचाता है, साथ में आग भी जलाता है। क्योंकि उसका क्या काम है, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करता है और वो जैसे ही फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है उसके बाद एक आग पैदा होती है। तो वो एक तो डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, उसके अलावा आग पैदा करता है। जब तक वहाँ की वो फॉस्फोरस का जो कंटेंट है या जो बॉम्ब का छोटा सा कंटेंट भी अगर बचता है तो जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, अनटिल वो पूरा कंज्यूम नहीं हो जाएगा, तब तक वो बॉम्ब जलता रहेगा और उससे आग निकलती रहेगी। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर करके और आग बनाता रहेगा। तो कलरलेस होता है और येलोविश होता है। ध्यान रखना, वाइट फॉस्फोरस जो बॉम्ब होता है वो कलरलेस होता है और वो येलोविश यानी उसमें से येलो कलर की वो निकलती है आग। और ए वेक्स लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, बर्न्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 1500 डिग्री सेल्सियस की, मतलब इतना ताप देता है वो। अगर जलता है तो इतना ताप देता है 1500 डिग्री सेल्सियस का। सोचिए आदमी राख हो जाए एक सेकंड में। उसके बाद फायर विल बी बर्न टिल इट इज एंटायरली कंज्यूम। जब तक ये पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता, मैंने बता दिया है, तब तक आग जलती रहेगी। इट्स इंजरी इज वेरी चैलेंजिंग टू ट्रीट। इसके कारण जो भी इंजर्ड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए अगर फॉस्फोरस शरीर में चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसके कारण वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आग को पैदा करता है। तो हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन होती है। तो अगर जो फॉस्फोरस बॉम्ब को अगर वहाँ पर फॉस्फोरस बॉम्ब से डिस्ट्रक्शन होता है, तो अगर वो इंसान के अंदर फॉस्फोरस का बॉम्ब का थोड़ा सा भी कंटेंट या चली जाती है तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और पूरा शरीर उससे बॉडी बर्न हो जाएगी। ठीक है, और हमारे शरीर की जो हड्डियां है, बोन्स है, उन तक को जला देगा वो। तो इतना खतरनाक होता है। तो इसकी इंजरी को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। इट इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देन फायर। उसके बाद आग पैदा होती है उससे। अब फॉस्फोरस का मतलब समझ लो कि यार हम पढ़ रहे हैं कि वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब, तो फॉस्फोरस क्या होता है, साथ के सब हम सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं। फॉस्फोरस का मतलब होता है ये केमिकल एलिमेंट होता है। इसका सिंबल क्या है, होता है पी। एटॉमिक नंबर होता है 15। याद रखना, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ये लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को समझ लो। फॉस्फोरस कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वेरियस फॉस्फेट। यानी फॉस्फोरस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होता है और वेरियस फॉस्फेट को क्रिएट करने का काम करता है। हाईली रिएक्टिव एंड प्रोड्यूस वाइट स्मोक। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वाइट स्मोक को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जनरली आपने देखा होगा कि अगर आपने उड़ी मूवी देखा हो, उसके अंदर वो जैसे ऊपर येलोविश तरह का धुआं निकालते हैं, व्हाइट कलर का धुआं निकालते हैं, तो वो धुआं कैसे निकलता है, फॉस्फोरस का यूज करके। जब फॉस्फोरस को ओपन किया जाता है और ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्ट करेगा वो उससे एक वाइट स्मोक निकलेगा। फॉस्फोरस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट मिनरल। यानी फॉस्फेट मिनरल के रूप में ये अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। इसका यूज एक तो फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज किया जाता है फॉस्फोरस का, डिटर्जेंट के अंदर यूज किया जाता है, स्टील के प्रोडक्शन में भी फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इंडिया के अंदर फॉस्फोरस, तो इंडिया के अंदर एपेटाइट जो फॉस्फोरस का कंपाउंड है, जो अभी आपने जस्ट पढ़ा है, ये देखो, वेरियस फॉस्फोरेट्स कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म करता है वेरियस फॉस्फेट्स, उसको बोलते हैं एपेटाइट। जो उस एपेटाइट, इंडिया के अंदर एपेटाइट की बहुत कमी है। हम सारा चीज़ें जो भी इंडिया के अंदर सारी चीज़ों को हम इंपोर्ट करने का काम करते हैं। कंट्रीज फुल डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट इन केस ऑफ एपेटाइट। बट एक रॉक फॉस्फेट आता है। रॉक फॉस्फेट प्रोडक्शन कहाँ पे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता है, इंडिया की 2 स्टेट्स के अंदर रॉक फॉस्फेट का। बाकी एपेटाइट है जो मतलब अलग जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फेट के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट है, वो उसके लिए इंडिया फुली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया। फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका से ज़्यादा हम मंगाते हैं। उसके अलावा फॉस्फोरस इज नॉट क्लासिफाइड एज ए केमिकल वेपन। जो हम अभी वापस पढ़ने लगे हैं कि भाई वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि फॉस्फोरस इज नॉट क्लासिफाइड एज ए केमिकल वेपन। एज पर केमिकल वेपन्स मतलब क्या बोलते हैं,
कन्वेंशन, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है उसके हिसाब से फोस्फोरस को एक केमिकल वेपन नहीं माना गया है। याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, केमिकल वेपन कन्वेंशन है एक, उसके हिसाब से फोस्फोरस को केमिकल वेपन नहीं माना गया है। एज पर इंटरनेशनल लॉ, जो एज पर इंटरनेशनल लॉ वाइट फोस्फोरस जो बॉम्ब है कैन नॉट बी यूज्ड इन, जो ये वाइट फोस्फोरस बॉम्ब है उसको आप सिविलियन एरिया में यूज़ नहीं कर सकते हो। जो ये केमिकल बॉम्ब है वाइट कलर का, जो केमिकल बॉम्ब्स होते हैं या फोस्फोरस बॉम्ब्स होते हैं, इनको आप सिविलियन एरिया में यूज़ नहीं कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखनी है इनकी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो केमिकल वेपन कन्वेंशन बोलती है कि आप इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सिविलियन एरिया में ऐसे केमिकल, जो वाइट केमिकल बॉम्ब्स है या वाइट फोस्फोरस बॉम्ब्स है या जो केमिकल बॉम्ब्स है, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। कहाँ पर? केमिकल वेपन को सिविलियन एरिया के अंदर। इसे और केमिकल वेपन, एक केमिकल वेपन का मतलब भी समझ लो साथ के साथ। इतने टॉपिक पढ़े तो अब ये ध्यान होना चाहिए केमिकल वेपन क्यों है, क्योंकि केमिकल वेपन कन्वेंशन आ चुका है। तो अब केमिकल वेपन को समझ लो, इज ए केमिकल यूज टू कॉज इंटरनेशनल डेथ और हार्म थ्रू टॉक्सिक प्रॉपर्टीज। अब समझो इस बात को, केमिकल वेपन का मतलब क्या होता है? केमिकल वेपन एक केमिकल होता है जिसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल हार्म पहुंचाने के लिए थ्रू टॉक्सिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी दो देशों की फाइट चल रही है, तो अगर एक दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए, वो भी जहरीले वातावरण के थ्रू, इस केमिकल वेपन का यूज किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ कौन कौन से? तो केमिकल वेपन कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका काम, उसमें नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था 1980 में। याद रखना, एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजार्मामेंट, जो डिजार्मामेंट की जो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिजार्मामेंट जो कि 1980 में हुई थी, उस पर इस बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि हमें केमिकल वेपन्स को अभी कन्वेंशन बनानी होगी और उनको रेगुलेट करने का अभी समय आ चुका है। ठीक है, नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ 1992 में, ड्राफ्टिंग हुई 1993 में, सिग्नेचर ओपन हुआ। इंडिया ने भी 1993 में सिग्नेचर कर दिया था और ये इफेक्टिव हुआ अप्रैल 1997 से। इसमें मैंडेटरी टू डिस्ट्रॉय, जो ओल्ड और एबेंडेंड केमिकल वेपन्स है, जो ओल्ड और पुराने केमिकल वेपन्स है, उसको डिस्ट्रॉय करना मैंडेटरी है। इंडिया ने भी साइन किया था ट्रीटी को जनवरी 1993 में और पास द केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000। अपने इंडिया के अंदर हमने एक केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 पास किया है। किसके लिए? क्योंकि वो ट्रीटी को रेटिफाई हमने किया गया था, सिग्नेचर उसको साइन कर दिया था। इस कारण उस साइन, उसको इंप्लीमेंट अगर हमें भी अपने इंडिया में करना है तो हमारे यहाँ एक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा केमिकल वेपन कन्वेंशन का क्या काम है? तो वो प्रोहिबिट करता है एक तो डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग एंड रिटेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स। यानी हम ना नए केमिकल वेपन्स को डेवलप कर सकते हैं, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना उनको रिटेन कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। ये सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करता है। और केमिकल वेपन को किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, केमिकल वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्ट, अगर किसी दूसरा देश, कोई ऐसा देश है जो कि केमिकल वेपन की एक्टिविटी के अंदर, जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है उसके अंदर काम कर रहा है, तो उस देश की सहायता भी हमको नहीं करनी है, जिसने भी सिग्नेचर किए हैं उन देशों को। ठीक है, उसके अलावा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया होगा। केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लिया है, केमिकल वेपन के बारे में पढ़ लिया है, वाइट फोस्फोरस जो हमारे बॉम्ब है उसके बारे में पढ़ लिया है कि उसको सिविलियन एरिया में यूज़ नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा फोस्फोरस के कंटेंट भी हमने पढ़ लिए है। अब एक न्यूज़ आई है, रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड फ्रॉम 6.83% इन अगस्त टू 5% इन सितंबर। क्या हुआ कि रिटेल इन्फ्लेशन अभी 6.83% से कम होकर 5% पर आ चुका है सितंबर में। तो ये काम की न्यूज़ नहीं है कि क्या हो रहा है रिटेल इन्फ्लेशन में, क्या हुआ, क्योंकि ये तो हर महीने चेंज होते रहता है। इन्फ्लेशन कभी बढ़ता है, घटता है, चलता रहता है। लेकिन हमारे लिए क्या काम की चीज़ है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप देख लो, मैं एक बार न्यूज़ भी दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकंड है ना। ये देखो, ये न्यूज़ आई है, रिटेल इन्फ्लेशन कूल्ड फ्रॉम 6.83% इन अगस्त टू 5% इन सितंबर। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये न्यूज़ के साथ में ये दिखा रहा हूँ। अपने लिए न्यूज़ काम की नहीं है, अपने लिए क्या काम का है? क्योंकि अपन प्रिपरेशन किसी कर रहे हैं यूपीएससी की, आरएस की, और गवर्नमेंट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस। तो वहाँ पे क्या काम की चीज़ है? सबसे पहले इन्फ्लेशन कितने टाइप से हो सकता है? तो एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसके कारण अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट की प्राइसें बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ेगी, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ेगी तो धीरे धीरे कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसकी प्राइस को बढ़ा देगा, तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, यानी अगर वेज इंक्रीज हो जाता है, अगर हमारे मजदूर वर्ग है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट वर्ग है, वो अगर बोल देता है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, अगर उनकी सैलरी बढ़ेगी तो अगर उनकी सैलरी बढ़ती है तो एक तरह से कॉस्टिंग बढ़ेगी और उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है? सिंपल, आप सोचिए कि ऑलरेडी सामान महंगा है, उसके बाद अगर उस महंगाई को दूर करना है, क्योंकि सामान तो महंगा हो चुका है, अब उसके लिए क्या होगा कि किसान वर्ग भी बोलेगा, मजदूर वर्ग भी बोलेगा कि हमारे लिए भी आप हमारी सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो हम कैसे सामान को परचेज करेंगे। तो साथ के साथ ही उनको क्या करना पड़ेगा? उनकी वेजेज बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और ये एक तरह से साइकिल बन जाएगी धीरे धीरे इन्फ्लेशन की। उनके पास उनकी वेजेज बढ़ेगी तो वो वापस डिमांड को बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। इस तरह इट्स ए साइकिल, एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि राइज इन प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली और कॉमन यूज डेली और कॉमन यूज की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइजेस में जो बढ़ोतरी होती है उसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जा सकता है? तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, दो इंडाइसेस है, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, 1 सेकंड है ना। इसको इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। मेजर किन दो इंडाइसेस के थ्रू किया जाता है? एक तो WPI, एक CPI। अब CPI को समझ लेते हैं। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये किसकी? गुड्स एंड सर्विस के अंदर जो भी इन्फ्लेशन हुआ है, जो भी बढ़ोतरी प्राइस के अंदर चेंजेस हुआ है, उसको मेजर करने का काम कौन करता है? CPI। मेजर्स प्राइस रिटेल लेवल पर, जो रिटेल बायर्स होते हैं, रिटेल लेवल पर जो गुड्स एंड सर्विस के अंदर जो प्राइजेस के अंदर जो चेंज होता है
उसको मेजर करने का काम कौन करता है? सीपीआई करता है। इसको रिलीज कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ। और जो किसके अंदर आता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ क्या नाम है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आप समझ लो सीपीआई भी 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, 5 बोलो 6 बोलो, लेकिन मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर 3 सीपीआई कौन कौन से समझना, इसका क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर। 3 तो हो गए, एक तो रूरल लेबर के लिए, एक एग्रीकल्चर लेबर के लिए, एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो सीपीआई। इन तीनों को कौन जारी करता है? लेबर ब्यूरो। और लेबर ब्यूरो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। क्वेश्चन क्या आया था? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लेबर ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। एक होता है सीपीआई अर्बन, एक होता है सीपीआई रूरल, और इन दोनों को मिला के सीपीआई कमांड बनता है। उसको कौन जारी करता है? बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और वो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अभी पढ़ लिया। इसका बेस ईयर कौन सा है सीपीआई का? तो 2012, ठीक है, समझ में आ गया। रिटेल लेवल का जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने का काम कौन करता है? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। याद रखना सारी चीज़ सिंपल है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये अगर होलसेल लेवल पर, जो हमारी होलसेल लेवल पर गुड्स के अंदर, ये सिर्फ गुड्स को मेजर करता है। सीपीआई गुड्स एंड सर्विस दोनों को मेजर करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल पर मेजर किया जाता है, सीपीआई रिटेल लेवल पर मेजर किया जाता है। तो चेंजेज इन प्राइस ऑफ होलसेल गुड्स बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन इशू करता है, कौन रिलीज करता है? तो बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। याद रखना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आता है। और उसके अलावा इसके अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। पहले बेस ईयर 2004-5 था, लेकिन इसको 2017 के अंदर रिवाइज करके बेस ईयर को चेंज कर दिया गया 2011-12 में। समझ लेना। अब देखो मैंने कितना सिंपल लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से आपको एक बार में अब इसमें तीनों चीज़ें दिख गई। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री कौन सी है, इशू कौन सा डिपार्टमेंट करता है? तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। होलसेल प्राइस के अंदर चेंज, ठीक है। बेस ईयर कौन सा है? 2011-12। अब सोचिए आप WPI कंप्लीट हो गया। इतने सिंपल फॉर्मेट में हम सब ने मिलकर इसको समझ लिया है। अब अगर आप बार बार एफर्ट्स लगाओगे तो बहुत जल्दी हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब एक नया है, इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन हंगर इंडेक्स। जो हंगर इंडेक्स होती है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है? 125 कंट्रीज में से 111वें नंबर पर इंडिया आया है। वैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि ये तो गलत है, ये इंडेक्स के अंदर उन्होंने सारे पैरामीटर्स को यूज़ नहीं किया है और ये गलत है। ये देखो, इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 इन हंगर इंडेक्स। और सिंपल सही बात भी है कि इसके अंदर पाकिस्तान और हमसे आगे है इसमें हंगर इंडेक्स, मतलब वहाँ भूखमरी कम है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। बांग्लादेश हमसे आगे है, श्रीलंका हमारे से आगे है। वन सेकंड, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट में आपको सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। पहले यही देख लेते हैं कि भाई किसका नंबर कितना आया है। देखो, इंडिया को स्कोर मिला 28.7 और 111वें नंबर पे। पाकिस्तान को 102 नंबर, मतलब हमसे आगे है। पाकिस्तान के यहाँ और हंगर इंडेक्स के हिसाब से हम और लास्ट में हैं। पाकिस्तान और हमसे आगे है। बांग्लादेश हमसे आगे है 81 नंबर पे। नेपाल 69 नंबर पे। श्रीलंका 60 नंबर पे। तो ये हमारे जो पड़ोसी देश है वो हमसे आगे हैं एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से। ये किस हिसाब से देखता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज ए टूल फॉर मेजरिंग एंड टेकलिंग हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। GHI का मतलब क्या होता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब ये एक टूल है जो मेजर करता है किसको? हंगर। ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पर मापने का काम कौन सा इंडेक्स करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। GHI का स्कोर बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर, यानी 4 बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं। एक तो अंडर नरिशमेंट, एक चाइल्ड स्टंटिंग, एक चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। समझ लो चारों चीज़ों को। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है कि नरिशमेंट जो उनको हमको कंपाउंड मिल रहा है, क्या वो वास्तव में न्यूट्रिशन फूड है या नहीं है। एक्चुअल में जो अंडर नरिश्ड है, आदमी को पोषणता में अभी भी पूरी पोषक तत्व पूरे मिल रहे हैं या पोषणता में कमी है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग को साथ में, कि लो एक बच्चे होते हैं जिनकी एज के हिसाब से लो हाइट से, एज के हिसाब से लो वेटेज है, और लो वेट और लो हाइट दोनों ही है। मतलब उम्र बढ़ गई है लेकिन वेटेज कम है बच्चों की, या फिर उम्र बढ़ गई है लेकिन बच्चों का ये हाइट कम है। उम्र बढ़ गई है, वेट और हाइट दोनों ही कम है। तो ये चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग के एग्जाम्पल है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि बच्चों की मृत्यु दर, जो बच्चों की मृत्यु दर अगर ज़्यादा है तो ये हंगर इंडेक्स इस हिसाब से कि उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं किसको? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर ये 4 फैक्टर्स एक साल के नहीं, पिछले 5 सालों के डेटा से डिसाइड किया जाता है कि मतलब जो अभी 2023 का GHI निकला है वो पिछले 5 सालों के डेटा से निकला है। इस तरह समझ रहे हो। अब इसके अंदर ध्यान रखना स्कोर कैसे होता है। 0 से लेकर 100 तक का स्कोर होता है। अगर 0 है तो मतलब वो कंट्री बेस्ड है, वहाँ पर भूखमरी है ही नहीं बिल्कुल। और अगर 100 है तो वो वर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड की सबसे। हमारे को स्कोर कितना है? 38 हमारा स्कोर है, लेकिन फिर भी हमारा नंबर 111 है। 125 कंट्री में हमको 111 नंबर मिला है। उससे पहले हमारे जो स्कोर था मतलब 2022 के अंदर वो हमारा 107 था, और उससे हम और पीछे हमको धकेल दिया है इन्होंने। इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो यूरोपियन NGO ऑफ कंसर्न, एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक वेल ठंगर लाइफ। याद रखना, वेल ठंगर लाइफ और एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड। दो इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल ठंगर लाइफ, ठीक है। इसको एनुअल रिपोर्ट, इसकी हर साल एनुअल रिपोर्ट होती है। और इस सेट ऑफ GHI यूजेज डेटा फ्रॉम 5 ईयर पीरियड, यानी 5 साल के पुराने डेटा को हम यूज करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालते हैं। समझ में आ गया। एक तो सबसे मेन चीज़ इसमें क्या होती है, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो आता है कि इसको कौन इशू करता है, तो इशू करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ, ये याद रखना। और 5 साल के डेटा का यूज करता है। फैक्टर्स चाइल्ड नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, और स्कोर 0 बेस्ट है, 100 इज वर्स्ट है, ये सारी चीज़ें याद रखना,
ठीक है, इंडिया का स्कोर हमने देख ही लिया। अब इसके क्रिटिसिज्म इंडिया ने इसको क्रिटिसिज्म किया है किस बेसिस पे कि इसके अंदर केवल 4 इंडिकेटर को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से भी 3 चाइल्ड से रिलेटेड है, जबकि हमारे यहाँ पे देश में युवा इकोनॉमी ज़्यादा है, तो उनका तो लिया ही नहीं है आपने, तो आपने सिर्फ चाइल्ड के बेसिस पे डिसाइड कर लिया। जबकि आप हमारे पोषण वाली वेबसाइट पे देखोगे तो चाइल्ड को धीरे धीरे चाइल्ड की मतलब खाने की न्यूट्रिशन बढ़ा दिया गया है, उनको पॉवर्टी से दूर हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमको इतनी कम रैंकिंग मिली है। तो ये इंडिया उस चीज़ को मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और एक्चुअल में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये एक तरह से हर बार ही ऐसा ही होता है कि हमको किसी भी रैंकिंग में हम आप देख लो हम पीछे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स इनके डिसीजन फैक्टर्स ही सही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, सैंपल साइज बेसिस पे इन्होंने ये लिया है कि सिर्फ 3000 लोगों को चेक किया है, उस बेसिस पे इन्होंने डिसाइड कर लिया। तो सैंपल बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है कि पूरा कुछ सैंपल पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, नाउ proposals for acquisition of aircraft carrier LCA lower combat aircraft MK-1A jets line up for approval by DSC। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसके अप्रूवल के लिए ये प्रपोजल लेके आया गया है एक्विजिशन ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। हमारे लिए ये काम की चीज़ नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो ये लेके आए हैं वो सारी चीज़ें अपने लिए काम की नहीं है। अपने लिए क्या काम की है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, क्योंकि हम प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं? यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मतलब क्या होता है? ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन न्यू पॉलिसी एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आप चीज़ों को समझ लो एक बार, एक तो आर्मी, एक नेवी, एक एयरफोर्स, एक इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके रिलेटेड जितनी भी न्यू पॉलिसी है या कोई भी कैपिटल एक्विजिशन करना है इनसे रिलेटेड, इन चारों बॉडी से रिलेटेड, तो उसके लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। यही डिसाइड करती है कि इन तीनों जो चारों हमारे पास जो चारों आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड चारों सर्विसेज है उसके अंदर न्यू पॉलिसी एंड कैपिटल एक्विजिशन का काम करने का काम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का है। इसके चेयरमैन कौन होता है? तो डिफेंस मिनिस्टर। इसको 2001 में फॉर्म किया था आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर कारगिल वॉर, यानी जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 के अंदर, उसके बाद 2001 के अंदर इसको फॉर्म कर दिया था कि उन्होंने कुछ मिनिस्टर्स ने इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था कि हमको जरूरत है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके कारण डिसीजन में थोड़ी स्पीड बढ़ेगी और हम किसी भी काम के लिए डिफेंस सामान के लिए जल्दी उनके लिए मतलब उसके लिए जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं और हमारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये सिंपल समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप चीज़ों को समझो। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल सिर्फ 3 लाइनों में क्लियर कर दिया, और जो अगर आप कहीं पे भी देख लो इस टॉपिक से रिलेटेड यही कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट, तमिल ऑथर्स जो शिव शंकरी कन्फर्ड सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान मिला है तमिल ऑथर को, शिवा शंकरी। मैं इसका आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ, 1 सेकंड है ना। तमिल, ये देखो, तमिल ऑथर शिवा शंकरी कन्फर्ड सरस्वती सम्मान। तो क्या ये हमारे लिए काम की चीज़ है कि शिवा शंकरी को मिला है? ये अगर 1 लाइनर क्वेश्चन कभी छोटे एग्जाम्स में आ सकता है शिवा शंकरी का, लेकिन हमारे लिए काम की क्या चीज़ है? सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान को देख लो एक बार, 1 सेकंड है ना। सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान कौन सा? एक एनुअल अवार्ड है जो किसको मिलता है? इंडियन सिटीजन्स को। और किस काम के लिए मिलता है? कि अगर आप जो शेड्यूल 8 के अंदर जो 22 इंडियन लैंग्वेज दे रखी है और जो उससे रिलेटेड अगर आप कोई लिटरेरी वर्क करते हो रिटर्न में, मतलब लिटरेरी वर्क उससे रिलेटेड आपने कुछ लिखा है उससे रिलेटेड और उसको पिछले 10 सालों में पब्लिश किया है, तो अगर ऐसा कुछ काम किया है तो उससे रिलेटेड इंडियन सिटीजन को हर साल ये अवार्ड मिलता है, सरस्वती सम्मान। इसका केस प्राइस 15 लाख रुपए है। इसके साथ में एक सिटिशन भी मिलता है और एक गोडेस सरस्वती माता की एक मतलब वो तस्वीर भी मिलती है साथ के साथ। ठीक है, इसलिए इसका नाम सरस्वती सम्मान रखा है। वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द इंडिया, इंडिया के अंदर ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड में से एक है सरस्वती सम्मान अवार्ड। याद रखना, इसको एस्टेब्लिश कब किया था? 1991 के अंदर। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। एक के बिरला फाउंडेशन है, उसने 1991 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया था। सरस्वती सम्मान को 15 लाख की कैश प्राइज मिलती है। 22 इंडियन लैंग्वेज है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी लिटरेरी वर्क है तो उससे रिलेटेड एनुअल अवार्ड मिलेगा। आप सोचो क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत से रिलेटेड एनुअल सरस्वती सम्मान दिया जाता है, संस्कृत से रिलेटेड, तो क्या आप इसको सही करोगे? तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि संस्कृत इज नॉट इंक्लूडेड इन द 22 इंडियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो उसमें आसामीज, बोडो, डोगरी, इस तरह से सारी लैंग्वेज इंक्लूड है, मराठी, तो 22 लैंग्वेज इंक्लूड है। तो उसके अंदर अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1991 के अंदर। ऑल्सो गिव्स व्यास सम्मान फॉर हिंदी, हिंदी के लिए व्यास सम्मान अवार्ड भी देने का काम करता है ये, और बिहारी पुरस्कार, हिंदी के लिए बिहारी पुरस्कार भी देता है। तो ध्यान रखना, के बिरला फाउंडेशन एक तो सरस्वती सम्मान अवार्ड देता है, एक व्यास सम्मान अवार्ड देता है, एक बिहारी पुरस्कार अवार्ड देता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ सुन लो। IIP इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्शन है, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो राइजेज एट 14 मंथ हाई ऑफ 10.3%, यानी जुलाई से अगस्त महीने के अंदर, जुलाई में था उससे 10% हाइक हो गया है। किसके अंदर? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके रेट, मतलब आप सोचिए 10% से हाइक कर लिया है। तो अगस्त में हमने इतना इंप्रूव किया है। तो अभी सबसे पहले तो ये देख लो कि हमारे इंडिया के अंदर कितने कोर सेक्टर्स है? 8 कोर सेक्टर्स है। कौन कौन से? कोल सेक्टर, क्रूड ऑयल सेक्टर, नेचुरल गैस सेक्टर, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। याद रखो, वापस बोल रहा हूँ, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरह से 8 कोर सेक्टर्स हैं। उसके अंदर जो अपना अभी टॉपिक क्या है?
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये इंडिकेटर है जिसका जो मेजर करता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए पीरियड, यानी किसी जो पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनकी जो प्रोडक्शन की वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होता है उसको मेजर करने का काम कौन सा इंडेक्स करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये कब रिलीज होता है, मंथली रिलीज होता है और पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, CSO, जो कि मतलब सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, ये CSO NSO, इनके ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसका काम और क्या है, कंज्यूमर CPI को रिलीज करने का काम भी उन्हीं का ही है, ठीक है। उसको पब्लिश करता है और मंथली पब्लिश किया जाता है। इसके अंदर जो 8 कोर सेक्टर्स है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इस इंडेक्स के अंदर। मंथली इसका पब्लिकेशन होता है। याद रखना, इस डेटा को कौन यूज़ करता है, इस इंडेक्स को RBI यूज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये क्वार्टरली और जो एडवांस GDP होता है उसका कैलकुलेशन के अंदर भी इसका सबसे बड़ा रिलेवेंट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है उसको हम GDP के अंदर भी उसको इंक्लूड किया जाता है, तो उससे GDP निकालने में सबसे बड़ा इसका रोल है। RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, मंथली पब्लिकेशन है इसका। और उसके अलावा मतलब ये आपने टॉपिक पूरा समझ लिया होगा, IIP, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, टी इंडस्ट्री इन एक्टिव फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी क्या है, जो टी इंडस्ट्रीज है वो एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी वो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं टी इंडस्ट्रीज। तो क्या हमारे लिए ये न्यूज़ काम की है कि भाई टी इंडस्ट्री में ऐसा हो गया वैसा हो गया है? नहीं, वो हमारे लिए काम की नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ आपको न्यूज़, ये है देखो, टी इंडस्ट्री इन एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस सेज इंडियन टी एसोसिएशन इन ए रिपोर्ट। तो हमारे लिए क्या काम किया, टी इंडस्ट्री काम किया। तो अभी पढ़ लेते हैं, उसके साथ में एक न्यूज़ और देख लो साथ के साथ। एक वर्ल्ड आर्थिस्ट मतलब आर्थिस्ट डे है, वो भी है, तो वो दोनों ही न्यूज़ नीचे दे रखी है, उनको दोनों को पढ़ लेंगे अभी। टी इंडस्ट्री इन एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस। सबसे पहले टी क्या है, तो एक बेवरेज है जो कि केमेलिया जो साइनेसिस प्लांट होता है उससे बनती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लाइन, याद रखना, क्योंकि इसका क्वेश्चन 100% आ सकता है फिल्म्स के अंदर की स्टेटमेंट में कि टी एक बेवरेज है जिसको एक तो केमेलिया सिनेसिस प्लांट के द्वारा जिससे प्रोड्यूस होती है। ये किससे प्रोड्यूस होती है, केमेलिया सिनेसिस प्लांट, ठीक है। मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक आफ्टर वाटर, पानी के बाद सेकंड जो कंज्यूम्ड ड्रिंक है वो चाय है। टी ओरिजिनेटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ म्यांमार है और साउथ वेस्ट चाइना है। उसके अंदर टी का मतलब जो टी का ओरिजिन उधर होता है उसके अंदर, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट प्लेस कहाँ टी का ओरिजिन हुआ है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि टी को सबसे पहले कंज्यूम किया गया था चाइना के अंदर 5000 साल पहले, सबसे पहले वहाँ कंज्यूम किया गया था चाइना में। जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ म्यांमार या साउथ वेस्ट चाइना में से कोई भी ऐसी प्लेस है जहाँ पर टी ओरिजिनेट हुआ होगी, ये किसी को पता नहीं है एग्जैक्ट प्लेस, ठीक है। इंडिया और टी की सिचुएशन समझ लो। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी के अंदर, हम भारतवासी चाय पीने में सबसे आगे हैं। उसके अलावा प्रोड्यूसर जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चाय, चाय के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो इंडिया। चाइना फर्स्ट प्रोड्यूसर है चाय के प्रोडक्शन में, सबसे पहला नंबर किसका आता है, चाइना का, सेकंड नंबर पे इंडिया का आता है। और लेकिन कंज्यूमर में हम सबसे आगे हैं। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है, 21 मई को। और ये 21 मई किसने रखा है, जिसको डेजिग्नेट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो यूनाइटेड नेशन UNGA है, उन्होंने दिसंबर 2019 में डिसाइड किया था कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को मनाया जाएगा। अब टी बोर्ड के बारे में पढ़ लो, क्योंकि साथ ही साथ टी की न्यूज़ चल रही है, तो टी बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। टी बोर्ड क्या है, तो टी बोर्ड एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन UPSC में आ चुका है, लेकिन फिर से आ सकता है, या कॉपी बोर्ड से रिलेटेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वी विल डू इट और वी विल स्टडी इट। सबसे पहले टी बोर्ड को पढ़ लो। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके अंदर 31 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन के सहित। बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, हर 3 साल में बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, 3 साल में, हर 3 साल में। इसके फंक्शंस क्या है, तो प्रमोशन को एक्सपोर्ट करता है, मतलब जो एक्सपोर्ट है उसका प्रमोशन करने का काम करता है कि एक्सपोर्ट जो हम टी का एक्सपोर्ट करेंगे उसको प्रमोशन करने का काम कौन करता है, टी बोर्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर भी फोकस रहता है किसका, टी बोर्ड का, कि टी के अंदर नई नई रिसर्च करना, ग्रीन टी, ब्लैक टी, बहुत सारी टी है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किनको, इंस्टीट्यूशंस को। उसके अलावा हेड ऑफिस का है इसका, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर इसका हेड ऑफिस है। उसके अलावा बहुत सारे 23 रीजनल ऑफिस है, सब रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिसेज भी है इंडिया लेवल पे, लेकिन हेड ऑफिस याद रखना कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसका इंटरनेशनल ऑफिस कहाँ है, तो दुबई और मॉस्को, रशिया के अंदर जो मॉस्को है और दुबई के अंदर इसके इंटरनेशनल ऑफिस बने हुए हैं। अब आप एक चीज़ समझो, अभी UPSC में एक क्वेश्चन क्या आया था, मुझे क्वेश्चन याद है इसका, एक तो मतलब 4 स्टेटमेंट थे। एक तो इंटरनेशनल ऑफिस था दुबई और मॉस्को में, तो सही स्टेटमेंट। हेड ऑफिस स्टेटमेंट में लिखा था बेंगलोर, जबकि एक्चुअल में कोलकाता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया है। उसके अलावा था कि ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, तो सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा उस क्वेश्चन में था, लेकिन जबकि अपने को पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो 2 तो सही थे स्टेटमेंट, 2 गलत थे। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन, तो हमको सब ध्यान होना चाहिए। स्टेट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, 31 मेंबर्स, 3 ईयर्स में रिकंस्ट्रक्शन होता है। उसके अलावा हेड ऑफिस कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर है, कोलकाता, और इंटरनेशनल ऑफिस कहाँ है, दुबई और मॉस्को के अंदर। ये समझ में आ गया है। अब एक वर्ल्ड आर्थरिटिस्ट डे जो होता है वो न्यूज़ में है, अभी अपन ने पढ़ा था। तो वर्ल्ड आर्थरिटिस्ट डे 2023 के अंदर इसकी ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस हर साल क्या होता है, 12 अक्टूबर के दिन इसको मनाया जाता है। ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल ऑन 12 अक्टूबर, ताकि हम अवेयरनेस कर सकें
अबाउट आर्थरिटिस जो आर्थरिटिस होती ना, उसके बारे में हम क्या हर साल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थरिटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो आर्थरिटिस का मतलब क्या होता है, ये एक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसऑर्डर है। जैसे आपके जो घुटने होते हैं, घुटने के अंदर क्या होता है कि घुटने के चारों ओर या जो उसके अंदर जॉइंट पेन होना, उसके अलावा उसके चारों ओर टिश्यू क्रिएट होना, उसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े एक तरह से जो ब्लड रुक जाना, ब्लड के थक्के जम जाना, या चलने में मूवमेंट करने में भी दिक्कत होता है। इस तरह क्या है कि आर्टरीज के 100 टाइप से भी ज़्यादा टाइप की ये आर्थरिटिस नाम की जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, वो मोर देन 100 टाइप्स की है। लेकिन उनमें मोस्ट कॉमन कौन सी है, ऑस्ट्रो आर्थरिटिस एंड रियोमेटॉइड आर्थरिटिस। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और ये इन्फ्लेमेटरी एक जॉइंट डिसऑर्डर है, जो हमारे शरीर के अंदर जहाँ जॉइंट्स बने होते हैं, जैसे टखना है जो अपन बोलते हैं, घुटने के अंदर जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट के अंदर उसके चारों तरफ या तो वहाँ पे जो मतलब ग्रीस बोल सकते हैं ना, उसका मुझे एक्चुअल वर्ड याद नहीं आता, सेल्यूलस जो होता है उसके अंदर, उसका कम हो जाना, वो एक दूसरे से टच हो जाने, जो उनके जॉइंट एक दूसरे से टच हो गए हैं, या जॉइंट पेन हो रहा है, या मूवमेंट चल नहीं पा रहा है आदमी, तो वो किससे पीड़ित है, आर्थरिटिस नाम की जो डिसीज है, डिसऑर्डर से वो पीड़ित है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है फॉर द आर्थरिटिस, ओनली सम टिप्स आर अवेलेबल, क्योंकि कोई इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि घुटनों का दर्द ये हमारे लिए उसके लिए स्पेशल टिप्स ही अवेलेबल है। अभी तक तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट निकला नहीं है उसके लिए। क्या स्पेशल उसके लिए टिप्स है? एक तो बैलेंस डाइट मेंटेन करो, आप सबसे अपने अच्छे फूड खाओ, अच्छा डाइट मेंटेन करो, आप कम खाओ, जरूरी नहीं है कि आप पूरा भरपेट के कि आप 5 रोटी खाते हो तो 4 खाओ, 4 खाते हो तो 3.5 खाओ, 3 खाते हो 3 खाओ। उससे क्या होगा, आपका खाना पच जाएगा, खाना पाचन हो जाएगा, तो डाइट प्रॉपर मेंटेन होगी, तो उसके कारण उसका इफेक्ट बॉडी पर रहता है। दूसरा आपका फूड है, उसको डाइट को प्रॉपरली मेंटेन करो। दूसरा न्यूट्रिएंट वाला फूड लो, न्यूट्रिशन फूड जिसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, इन चीज़ सलाद है, उन चीज़ों को खाओ। तीसरा वेट को चेक करते रहो कि आपका वेट इतना ज़्यादा तो नहीं है जिसका सीधा सीधा असर किस पे, घुटनों पे आता है। सीधा शरीर, अगर पूरे शरीर का असर किस पे आता है, पैर पे आता है, तो वेट को चेक करते रहो। उसके अलावा आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो, आप चलो, थोड़ा सुबह घूमो। उसके अलावा सूरज की लाइट लो, सूरज के प्रकाश के अंदर बैठे रहो। 5 से 10 मिनट ज़्यादा टाइम मोबाइल पर यूज़ करने के लिए आप सूरज के प्रकाश में बैठे रहो। फिजिकल एक्टिविटी करो, दौड़ो, सुबह रनिंग कर सकते हैं, वैसा बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपसे रनिंग नहीं हो रही तो आप सुबह थोड़ा बहुत चल लो, 1-2 किलोमीटर, उससे फ़ायदा मिलेगा। क्विट स्मोकिंग को अवॉइड करो, क्योंकि अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका भी किस पे इफेक्ट पड़ता है, शरीर पे पड़ता है, बॉडी पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करते हो तो हम जो आर्थरिटिस नाम की जो ये डिसऑर्डर है उससे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं। बाकी उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, चलो अभी आप क्या नाम है, एक और टॉपिक भी न्यूज़ में है। गवर्नमेंट रिवोक्स अनोडी टू टेस्ट न्यू वैक्सीन ऑन स्ट्रे डॉग्स। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और जो हमारे मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी जैसे जो स्ट्रीट डॉग्स है जो घूम रहे हैं, उनके ऊपर आप वैक्सीन का ट्रायल है उसको रिवोक किया गया है, गवर्नमेंट ने उसके लिए बोला है। तो ये चीज़ काम की नहीं है, कि क्योंकि क्या होता है कि डॉग्स के ऊपर हम करते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि उनके अंदर भी लाइफ है, वो भी एक तरह से उनके अंदर भी इमोशंस है, सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक कमिटी है, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कमिटी बनी हुई किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पर जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए कमिटी बनी हुई है। इस कमिटी किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आती है, पहली चीज़। दूसरा, ये स्टेटूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है। एक तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 वाला जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई है। किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट को सुपरवाइज एंड कंट्रोल करने के लिए एक्ट का नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। स्टेटूटरी बॉडी है, उस एक्ट के थ्रू बनी हुई है, इसलिए स्टेटूटरी बॉडी है। इसको मैंडेट किया गया है टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग टू द लेबोरेटरी एनिमल्स। एंड जो लेबोरेटरी एनिमल्स है उनके पेन को कम करने के लिए, उनके अंदर जो पीड़ा है उसको कम करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि आप ऐसे काम करो जिसके कारण जो एनिमल्स है जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनको पीड़ा कम से कम हो। क्योंकि देखो, एक्सपेरिमेंट करना भी जरूरी है, रिसर्च करेंगे तभी आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इनह्यूमन व्यवहार करो, अमानवीय व्यवहार करो उनके साथ। और ये क्या करता है, जो ये कमिटी है वो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मेंटेन करती है एक डेटाबेस को, जिसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट रहती है एनिमल से रिलेटेड। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन करती है एस्टेब्लिशमेंट, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जो कि एनिमल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम करती है ये संस्था। उसके अलावा जो भी ये रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक कमेटी की स्थापना होती है, हर रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उसके अंदर अपने एक नॉमिनी को अपॉइंट करने का काम और सिलेक्शन करने का काम करती है। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट करते हैं किन पर, डॉग्स पर, जानवरों पर, एनिमल्स पर। तो उनके अंदर जो कमेटी होती है, कमेटी बनी होती है, उस कमेटी के अंदर अपने मेंबर्स को, किसी पर्टिकुलर मेंबर्स को नॉमिनी बनाते हैं और उसको सेलेक्ट करने का काम किसका होता है? इस कमेटी का। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन देने का काम भी करती है। और कमेटी का नाम याद रखना, कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बार बार पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो बहुत सिंपल है, जल्दी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड स्लो है तो आप इसको 1.25 करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप प्लीज़ बोलिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले, हम इसको इंप्रूव करेंगे। और उसके साथ ही अगर आपको लगता है कि अच्छी वीडियो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डेली बेसिस पे देखिए। हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की